Hi everyone. In this session we will discuss about chemistry. सबसे पहले पिछला जो वीडियो दिया गया था उसमें एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। एटॉमिक साइज का वेरिएशन पीरियड्स में कैसे होता है और ग्रुप में कैसे होता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा समरी उसका कर लेते हैं। कुछ बच्चों को डाउट था, वो कर नहीं पा रहे थे क्वेश्चन को, तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता के तब आगे के टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। एटॉमिक साइज की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। कहां तक डिक्रीज होगा, केवल 17 ग्रुप तक, और 17 के बाद जो 18 ग्रुप होगा उनका साइज फिर से बढ़ जाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं किसी पीरियड में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटे साइज का जो एटम होगा वो हैलोजन का होगा और सबसे बड़ा जो होगा वो एल्कली मेटल का होगा, ठीक है। हम समरी थोड़ा सा कर दे रहे हैं। अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, ठीक है, पहला पॉइंट। इन एनी पीरियड ग्रुप 1 एटम इज लार्जेस्ट। ग्रुप 1 का जो भी एटम होगा वो अपने पीरियड में सबसे बड़ा होगा। ग्रुप 17 एटम इज स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन होगा, ग्रुप 17 का होगा। एंड ग्रुप 18 जो इनर्ट गैस या नोबल गैस होते हैं, एटम इज लार्जर। मतलब सबसे बड़ा ये होगा, इसके बाद ये होगा और फिर उसके बाद घटते जाएगा, सबसे छोटा हमारा ग्रुप 17 का होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखिए, सब लोग ये सब बताए हुए हैं, मैं रिकैप कर रहा हूं बस आपको, ठीक है। तो ग्रुप 1 का जो एल्कली मेटल्स हैं या हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड के लिए वो सबसे बड़ा होता है। ग्रुप 18 सेकंड नंबर पे होते हैं और उसके बाद से लेफ्ट से राइट डिक्रीज करते हुए चले जाना है, सबसे छोटा आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। जैसे अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में हमारे एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो हम लोग को कैसे अरेंज करना है इसको, तो देखिए अभी मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो यहां से यहां तक तो डिक्रीज होगा, लेकिन ये इधर इसके बाद डिक्रीज नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ तक डिक्रीज होगा। इसीलिए जब आपको अरेंज करना होगा, मान लीजिए आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा आपको करना है तो देखिए सबसे बड़ा आपका लिथियम होगा और इसके बाद नंबर 2 पे कौन होगा, नियॉन होगा, ये ध्यान देना है आपको। और उसके बाद आपको फिर यहां आना है और घटते हुए इसको लिखते चले जाना है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ ये, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो आप देखिए रैंक देखिए, यहाँ पर ये लिथियम को फर्स्ट रैंक मिला, सबसे बड़ा है ये। सेकेंड रैंक किसको मिला, नियॉन को, जो नोबेल गैस है। और उसके बाद से लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग छोटा से बड़ा लिखना है आपको, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा ये, इसके बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी जैसे मैंने लिखा है ठीक अपोजिट लिख दीजिए। फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा कार्बन, कार्बन से बड़ा बोरॉन, बोरॉन से बड़ा बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद लिथियम न लिख करके किसको लिखेंगे, नियॉन लिखेंगे। नियॉन के बाद भी बड़ा कौन होगा, लिथियम होगा, ठीक है। तो सबसे बड़े एल्कली मेटल्स होते हैं, उसके बाद उससे छोटा होगा इनर्ट गैस, और उसके बाद बाकी आप लेफ्ट राइट डिक्रीज करते हुए चले जाइए, ठीक है। ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं था। ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर हम लोग को दिया जाता है मिक्स करके कई एलिमेंट्स के एटम को अगर रख दिया जाए तो कैसे हम लोग उसको अरेंज करते हैं, उसको मैं करके आपको दिखा दूं। कुछ बच्चों को डाउट था, तो डाउट्स को क्लियर करना जरूरी है। केवल हम लोग को टॉपिक को नोट बना लिए, याद कर लिए, उससे नहीं मतलब। एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा हम लोग को
तो कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का, और खास करके इस दौर में जबकि दूर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन हमारा है लिथियम, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, नियॉन, इसको अरेंज करना है हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इसमें हम लोग को अरेंज करना है। इसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनका पीरियड्स लिख देना है, लिथियम, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, नियॉन। पहले सबका पीरियड आप जान लीजिए क्या है, ठीक है। 20 तक के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, अगर वो याद रहेगा तो फिर क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के ही एटम आपको अरेंज करने को दिया जाता है, ठीक है। लिथियम सेकंड पीरियड का है, बोरॉन सेकंड पीरियड का है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का है और नियॉन सेकंड पीरियड का है, ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड के हो गए 3 एलिमेंट के एटम, और 2 एलिमेंट जो दिखाए गए हैं उनके एटम थर्ड पीरियड के हैं, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में 3 सेल होगा और सेकंड पीरियड में सिर्फ 2 सेल होगा। तो जाहिर सी बात है कि सब छोटे कौन होंगे, सेकंड पीरियड वाले होंगे, और इनसे बड़ा कौन होगा, थर्ड पीरियड वाला होगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो पहले अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी छोटे से बड़ा लिखना है, तो सेकंड पीरियड वाले को पहले लिखना है, थर्ड पीरियड वाला उसके बाद में लिखना है, ठीक है। अब जब सेकंड पीरियड वाले को अगर हम लोग देखें, लिथियम है, बोरॉन है और नियॉन है, इसको देखा जाए तो इनके पोजीशन को देखना होगा कि ये कहां पर है, तभी हम लोग इसको अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब सेकंड पीरियड में लिख देता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब आप देखिए इसमें से लिथियम, बोरॉन और नियॉन ये 3 दिया हुआ है। तो मैंने कहा था कि किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा कौन होता है, एल्केली मेटल, और उसके बाद नंबर 2 पे कौन होता है, इनर्ट गैस, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। तो ये तो सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा ये होगा, और फिर उसके बाद से और ऐसे घटते चला जाएगा। यानी सबसे छोटा कौन होने वाला है, बोरॉन। इन तीनों में सबसे छोटा होगा बोरॉन, बोरॉन से बड़ा होगा नियॉन, और नियॉन से बड़ा होगा लिथियम, ठीक है। ये 3 अरेंज हो गया। बचा फास्फोरस और सल्फर। तो देखिए फास्फोरस यहां है और सल्फर यहां है, तो इन दोनों में कौन छोटा होगा, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है। फास्फोरस लेफ्ट में है और सल्फर क्या है, राइट में है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है। तो जाहिर सी बात है सल्फर छोटा होगा और फास्फोरस बड़ा होगा, ठीक है। तो आप सल्फर लिख दीजिए और इससे बड़ा किसको लिख देंगे, फास्फोरस लिख देंगे। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चों को डाउट था ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन उसमें दिया गया था, 10 क्वेश्चन उस वीडियो में था, तो उसको आप करिएगा, ठीक है। ये सेशन इसीलिए है कि हम डाउट्स को क्लियर करें, और इसीलिए हम जो है लाइव आ रहे हैं, ताकि आप लोग को जो भी दिक्कत हो सीधे मैं बोर्ड पर करके बता दूं, ठीक है। चलिए इसको करिएगा। अब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। अब आगे जो है दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। It is also called ionization energy. सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये है क्या। तो इट इज डिफाइंड एज द amount of energy required to remove a loosely bound electron from the outermost cell of isolated gaseous atom। मतलब क्या हुआ
आइसोलेटेड मतलब अकेला, एक ही एलिमेंट का एटम हो, ठीक है, वो कंपाउंड के फॉर्म में ना हो। तो आइसोलेटेड हो, गैसियस स्टेट में वो एटम हो, उस समय उस एटम के, ये न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और कई सारे ऐसे सेल होंगे। अब इसमें से जो सबसे बाहर वाला सेल है जिसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है। तो आप जानते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर ये दूर है, रेडियस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा न्यूक्लियस का, कम होगा। यानी जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का उस पर जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस उसको बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट कर पाता है, या हम कहें जितना ज्यादा फोर्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, यहां पर अट्रैक्टेड है, उतना ज्यादा फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड नहीं है। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है, यानी वो उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स से बांधे रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होगा, तो आप देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो ये रेडियस बढ़ेगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड तो हैं लेकिन उतना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड नहीं है। इसलिए जब एनर्जी दिया जाता है तो यही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। ठीक वैसे ही है, जैसे देखिए एक फ्रेंड है, वो किसी दूसरे फ्रेंड को अपनी तरफ खींच रहा है और आप उस फ्रेंड को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जब हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, किसी भी तरीके से एनर्जी जब सप्लाई किया जाता है, तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा जब फोर्स क्रिएट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। और इसको रिमूव करने में जितना एनर्जी खर्च होता है उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो डिफिनीशन याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को जो लूजली बाउंड है उसको रिमूव करने में जितना एनर्जी खर्च होती है उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब चूंकि एनर्जी खर्च हो रही है, आप यहाँ एनर्जी इसको दिए एटम को, ये एनर्जी दिया गया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो यहाँ पर एनर्जी दिया जा रहा है, इसीलिए इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ये याद रखना है आपको कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विथ पॉजिटिव साइन बिकॉज एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। एनर्जी जो है देना पड़ता है तब जाके एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एटम को गेन हो रहा है एनर्जी का, इसलिए या हम कहें इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, इसीलिए ये पॉजिटिव साइन आपको यूज करना होगा। यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का ही एक यूनिट है। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो एक छोटा सा वर्क आपको मैं दे रहा हूं कि आपको ये पता करना है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश जूल्स। ये आप पता करके मुझे रिप्लाई दीजिएगा कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। ठीक है, हमने क्या बताया अभी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely bound electron from the outermost cell of isolated gaseous atom. ठीक है, it is represented in electron volt and is represented with positive sign because energy is to be supplied. ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा एटम से तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम चेंज हो जाएगा पॉजिटिव आयन में। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल एटम। ठीक है, और ये जैसे ही इसको एनर्जी दिया जाएगा यहाँ पर एनर्जी, तो ये चेंज हो जाएगा M प्लस एक पॉजिटिव चार्ज आया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया।
यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो लगता है उसको IP1 कहेंगे। इसी तरह से ये जो बन गया पॉजिटिव आयन, इस पॉजिटिव आयन से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, फिर एनर्जी दिया जाए तो एक प्लस चार्ज की जगह पर अब 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस एनर्जी को कहेंगे IP2। ठीक है। इसी तरह से अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे IP3। पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जा रहा है ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ बच्चों को डाउट होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 11, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 हो गया। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज उस पर अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों इक्वल था इसीलिए नेट चार्ज क्या था 0 था, यहाँ नेट चार्ज क्या होगा +1। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा 11, इसीलिए तब उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये 8th 9th में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अक्सर भूल जाने से ये चीज हार्ड हो जाती है, तो हम लोग को छोटा छोटा कॉन्सेप्ट तैयार रखना चाहिए। कभी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर कैसे चार्ज क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं कैटायन। तो ऐसे भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely bound electron from the outermost cell of an atom resulting into the formation of cation। ठीक है, कैटायन बनने में, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से कैटायन बनने में जितना एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक एक चीज आप नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये क्लास की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूसरा अब टॉपिक है इसमें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज। यही 2 फैक्टर है जिस पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अगर कोई एटम छोटा है, ठीक है, मान लीजिए उसमें 1 सेल है, और कोई एटम है जिसके पास 3 सेल है, बड़ा है साइज इसका, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका जो न्यूक्लियस है, मैं येलो कर दे रहा हूं इसको, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, यहां इलेक्ट्रॉन है इसका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट सेल में ही होगा, क्योंकि एक ही सेल है, और इसका लूजली बाउंड 3rd सेल में होगा। तो देखिए यहाँ रेडियस ज्यादा है, यहाँ रेडियस कम है, साइज यहाँ ज्यादा है, यहाँ साइज कम है। हमने अभी आपको बताया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर ये रेडियस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, ठीक है, और स्ट्रांग होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो इफ दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी स्ट्रांग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा रहेगा, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और यहाँ उसके कंपैरिजन में आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। यानी हम इसका समरी ऐसे बना दें कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। ये आपको याद रखने में आसान होगा कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो आईपी घट जाएगा, एटॉमिक साइज घटेगा तो आईपी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, मान लीजिए साइज सेम है, ये 2 सेल इसमें भी है, यहां पर 3 प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका। दूसरा एक है जिसमें 4 प्रोटॉन है और 2 सेल इसमें भी है,
तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का 4 प्रोटॉन वाले में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट चार्ज है और यहाँ 3 यूनिट चार्ज है, Q1 इंटू Q2 क्या हो गया? 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 4 यूनिट है पॉजिटिव चार्ज और 1 यूनिट है इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होगा तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए वो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की काउंट बढ़ते चली जाएगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो ग्रिप है, जो अट्रैक्शन है, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में आईपी का वैल्यू ज्यादा होगा और इस केस में आईपी का वैल्यू कम होगा। यानी यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, यानी आईपी इंक्रीजेज विथ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये याद रखना है आपको दोनों बात। 2 फैक्टर हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर्स, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज का रिलेशनशिप इनवर्स है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशनशिप क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगा। देखिए ये चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप एकदम क्लियर नहीं जानेंगे तो कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट सेशन में जब मैं लास्ट क्लास लूंगा इस टॉपिक का तो आप देखिएगा कि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप फटाफट कर लेंगे, अदरवाइज आप सोचिए कि मेमोराइज कर लें कुछ ट्रेंड्स को तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ आता है कई बार पढ़िए समझिए, लेकिन एक बार अच्छे से समझ जाएगा तो कर लेंगे क्वेश्चन को। अब चलिए इसी के बेसिस पर हम लोग इसका वेरिएशन देखते हैं। ये दोनों चीज अभी मैं लिख दूंगा ताकि सामने रहे, ताकि आप आंसर को देने में आसानी हो आपको। चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, पहला, और दूसरा बात है आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम लोग आईपी का ट्रेंड देखेंगे। चलिए देखते हैं वेरिएशन ऑफ आईपी इन पीरियड। किसी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी के वैल्यू में क्या चेंजिंग आएगी। देखिए व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट आप जा रहे हैं किसी पीरियड में तो क्या होता है? पहले मैंने बताया लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। आप जान रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर। तो किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब आप देखिए अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ये एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आईपी क्या होगा? बढ़ेगा। इसकी वजह से आईपी क्या होगा? बढ़ेगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, इसकी वजह से भी आईपी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों का इफेक्ट सेम है, इसीलिए जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीजेज। यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो राइट में आपको एलिमेंट मिलेगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो लेफ्ट में होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या मिल जाते हैं आपको? कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये हो गया, इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट आईपी। पीरियड की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग पीरियड में बात करेंगे तो किसी भी पीरियड में आप चले जाइए,
सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? इनर्ट गैस का होगा, ठीक है। और सबसे कम किसका होगा? आप देखिए पीरियोडिक टेबल ऐसा ही है, फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया, बीच में आपके 3 से 12 है, और यहाँ 13 से 17 हो गया, और ये आपका 18 हो गया। तो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 18 ग्रुप का होगा। सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट ग्रुप का होगा, ठीक है। तो ग्रुप 1, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ के अगर हम लोग कहें तो इसको अल्कली मेटल्स कह सकते हैं। हैव लीस्ट आईपी, ये दो बात आप ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? इनर्ट गैस का होगा। सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट ग्रुप का होगा, ठीक है। दो बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम सेकेंड पीरियड में इसको अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो यहां सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, हाँ, ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है, आईपी इंक्रीजेज। तो सबसे हाईएस्ट कौन होगा? नियॉन का होगा। और सबसे कम किसका होगा? लिथियम का। ये इधर बढ़ते जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक बात याद दिला दूं, ये एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन में भी एक्सेप्शन है। मतलब उम्मीद यही थी कि नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, पर आप देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन का वैल्यू ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का वैल्यू यहाँ पे कम होगा। बेरिलियम और बोरॉन में बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम का कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा किसका है? बेरिलियम का ज्यादा है और बोरॉन का कम है। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। जैसे अगर नाइट्रोजन दिया रहेगा तो उसकी जगह ऑक्सीजन नहीं रहेगा, बेरिलियम रहेगा तो बोरॉन नहीं रहेगा, बोरॉन रहेगा तो बेरिलियम नहीं रहेगा, ताकि बच्चों को डाउट क्रिएट ना हो। जब आप 11th में जाएंगे तो 11th में सेम यही टॉपिक है, सेम यही टॉपिक आपको पढ़ना है 11th क्लास में भी। तो वहां आपको रीजन भी बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, एक्सेप्शन क्यों है ये, ठीक है। और आपको ट्रेंड को अरेंज करने के लिए भी पूछा जाएगा। लेकिन क्लास 10th में आपको जनरल चीज दिया जाता है, तो एक्सेप्शन आप, ये मैंने बताया कि बुक में आप इसका वैल्यू देखिएगा। जब आप वैल्यू देखेंगे तब आप पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का ज्यादा ना होकर के नाइट्रोजन का ज्यादा है, वैसे ही बोरॉन का ज्यादा ना होकर के बेरिलियम का ज्यादा है। लेकिन अभी ये सिर्फ आप याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, पर आपको एग्जाम में एक्सेप्शन नहीं पूछे जाते हैं। सिंपल ट्रेंड आपको पूछा जाता है। जो याद रखना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो जो राइट में होगा वो ज्यादा होगा, जो लेफ्ट में होगा वो कम होगा। क्योंकि हम लोग एक बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, जब 11th में जाइएगा तो डिटेल आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। तो सेकंड पीरियड में सबसे हाईएस्ट नियॉन का हो जाएगा, सबसे कम लिथियम का हो जाएगा, बाकी लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज होगा जनरल वे में। यहाँ ये एक्सेप्शन है तो बहुत आपके लिए एक्सेप्शन का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में इसी तरह से वेरिएशन होगा, लेफ्ट टू राइट में जाने पर डिक्रीज होगा, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको इसका रीजन, ठीक। अब दूसरा वेरिएशन है इन ग्रुप्स, वेरिएशन इन ग्रुप्स। वेरिएशन ऑफ आईपी इन ग्रुप्स। ग्रुप्स की हम लोग बात करें तो किस तरह से वेरी करता है ग्रुप में, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो क्या होगा? आपको पहले भी मैंने एटॉमिक साइज बता दिया है, तो पहला पॉइंट यही होगा कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की जाने पर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज। चौक छोटा हो गया है। न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज। अब देखिए एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो आईपी क्या होगा? घटेगा। इसकी वजह से आईपी घटेगा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आईपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी यहाँ जो फैक्टर है वो जस्ट अपोजिट है।
एक घटा रहा है आईपी को और दूसरा बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट पहले वाले का होता है, इसी वजह से नेट रिजल्ट ये है कि आईपी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, atomic size increases and nuclear charge also increases, but the effect of atomic size is comparatively more dominant. As a result, when we move from top to bottom, ionization potential decreases down the group, यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दें। एक साथ अगर दोनों बात को लिखना हो कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब यहां से आपको कंक्लूजन में बता दे रहा हूं, 18th ग्रुप हाईएस्ट आईपी होगा, 18 ग्रुप के एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट ग्रुप लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट ग्रुप का सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो अगर 18 ग्रुप को देखें, अगर लेफ्ट टू राइट जाना है, सबसे ज्यादा किस ग्रुप का होगा, 18 ग्रुप का होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपके एलिमेंट्स हैं 18 ग्रुप में। तो 18 ग्रुप का सबसे ज्यादा है, और इस ग्रुप में भी देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा, तो देखिए 18 ग्रुप का सबसे ज्यादा हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है। और इसमें आपको जानना है कि सबसे ज्यादा कौन होगा, तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रहा है। तो रेडॉन का सबसे कम होगा, हीलियम का सबसे ज्यादा होगा। देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा है, यानी जितने भी ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में उनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किस ग्रुप का है, 18 ग्रुप का है। और 18 ग्रुप में भी सबसे ज्यादा किसका होगा, जो सबसे ऊपर है, यानी हीलियम का। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम हाईएस्ट आईपी वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है। और सबसे कम आईपी वाला कौन होगा, तो आप देखिए 18 का सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट ग्रुप का सबसे कम होता है। यानी फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो फर्स्ट ग्रुप का सबसे कम आईपी होता है, और इसमें भी सबसे कम किसका होगा, जो सबसे नीचे है, यानी फ्रांसियम का। लेकिन फ्रांसियम क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में बहुत स्टडी नहीं की गई है, इसीलिए कहा जाता है सीजियम हैज लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये याद रखना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से आता है कि ग्रुप डैश एलिमेंट हैव हाईएस्ट आईपी, तो क्या लिखेंगे 18। ग्रुप डैश एलिमेंट्स हैव लोवेस्ट आईपी, क्या लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। डैश एलिमेंट हैज हाईएस्ट आईपी इन द पीरियोडिक टेबल, तो हीलियम हो जाएगा। डैश हैज लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल, सीजियम हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिएगा, तभी जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और फ्रांसियम को इसलिए नहीं वैल्यू कंसीडर किया गया क्योंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको अरेंज करना होगा, कैसे करते हैं हम थोड़ा सा इसको भी आपको बता दें। जैसे कुछ एलिमेंट्स आपको दे दिया गया और उसको अरेंज करना है, जैसे मान लीजिए अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी। आईपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन है कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, फास्फोरस, ठीक है। ये चार एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए यहां बताया गया है पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। सबसे पहला काम यहां भी वही करना है, पीरियड लिखिए पहले, पीरियड। ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड का है, ये भी सेकंड का, और ये थर्ड का है। तो यहां पर जान लीजिए आप कि जिसका पीरियड ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा और उसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। यानी सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड पीरियड वाले का कम होगा,
क्यों? क्योंकि देखिए साइज में आपने क्या पढ़ा था, थर्ड पीरियड वाले का साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, इसीलिए फास्फोरस का सबसे कम होगा। उसके बाद ये तीन को देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, तो कहां है ये, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ही तो है ट्रेंड। बोरॉन के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप पहले बोरॉन को लिख दीजिए, फिर कार्बन को, फिर नाइट्रोजन को, ये आपका ट्रेंड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं कि पहले आप पीरियड लिख लीजिएगा, जिसका ज्यादा पीरियड होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, और सेम पीरियड वालों को अरेंज करने में क्या करना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो जो लेफ्ट में रहेगा उसका कम होगा, जो राइट में रहेगा उसका ज्यादा होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करके इसको बता दें, एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिथियम, सल्फर, बोरॉन, आर्गन, ये लिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां भी असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले पीरियड लिखिए, लिथियम किस पीरियड का है, सेकंड, सल्फर किसका है, थर्ड, ये बोरॉन किसका, सेकंड, और आर्गन किसका है, थर्ड। तो पहले किसको लिखेंगे, थर्ड वाले को, और इससे बड़ा कौन होगा, सेकंड वाला, बड़ा नहीं उससे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखते समय हमेशा जिसका पीरियड ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा तो आईपी का वैल्यू कम हो जाएगा। अब आप देखिए लिथियम, सॉरी पहले इसको देखिए, थर्ड पीरियड में सल्फर है और आर्गन है, कहाँ है थर्ड पीरियड में, आप देख लीजिए, सल्फर 16 ग्रुप में होता है और आर्गन जो है 18 ग्रुप में है, तो जाहिर सी बात है कि सल्फर का कम होगा और आर्गन का ज्यादा होगा आईपी, यानी सल्फर से ज्यादा किसका होगा, आर्गन का होगा। अब सेकेंड पीरियड में आप देखिए, बोरॉन है और लिथियम है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन राइट में है, लेफ्ट में आपका लिथियम है, इधर बढ़ता है इसलिए लिथियम का कम होगा और बोरॉन का ज्यादा होगा। तो आपका ट्रेंड हो गया सल्फर, आर्गन, लिथियम, बोरॉन। ठीक है, इनर्ट गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना हाई क्यों है आखिर? ठीक है, तो रीजन बहुत सिंपल सा है, इनर्ट गैस है वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट होता है या डुप्लेट होता है, बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए इनर्ट गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग को ट्रेंड्स करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, इसको आप करिएगा, क्वेश्चन नोट कर लेंगे और इसको करके रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हम क्या करें। चलिए इसको अरेंज करिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर आईपी। बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेकंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्गन, हीलियम, थर्ड सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लिथियम, फोर्थ फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, नियॉन, फिफ्थ कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम एंड हीलियम। 5 क्वेश्चन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आईपी में आप अरेंज करिएगा और अरेंज करके हमें आप रिप्लाई करिएगा। ठीक है, जो लोग नए व्यूअर्स हैं तो अबाउट में, चैनल के अबाउट में खोल लीजिएगा, वहां पर सारा लिंक मैंने दे दिया है, उस लिंक में से आप व्हाट्सएप से जुड़ करके अपना जो है आंसर भेज सकते हैं और जो भी रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि भाई मैं देखिए बहुत मेहनत से आपके लिए अवेलेबल हो पा रहा हूँ, बहुत ही खराब इंटरनेट सिचुएशन है, इंटरनेट का बहुत ही खराब नेटवर्क है, किसी तरह से मैनेज करके मैं आपके लिए अवेलेबल हो पाता हूँ, तो इसके पीछे के मेहनत को आप समझिए। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि आप पढ़िए, तो आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपकी खुद की जिम्मेदारी आप नहीं पूरा कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो बाकी बहुत सारे बच्चे हैं कि कोई भी चीज उनको अवेलेबल तो है लेकिन वो सोचते हैं कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, चलो बाद में पढ़ेंगे, तो बात देखिए जिंदगी में कभी आती नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है
कि बाद कभी जिंदगी में नहीं आएगी। आज आप नहीं कर सकते हैं तो कभी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने फोन से बात किया तो उनके पास बहुत एक्सक्यूज है, सर नेटवर्क नहीं अच्छा है, तो मोबाइल फोन नहीं है, तो पढ़ नहीं पा रहे। तो मत पढ़िए, जब समय निकल जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन आज है, कोविड-19 का असर है, तमाम चीज है, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा, एक दिन ये खत्म होगा और तब आपका एक ही काम रहेगा कि अपना पढ़ाई करना, एग्जामिनेशन पे फोकस करना। तो आज अगर समय बर्बाद करेंगे तो फिर आपको समय वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए समय को बर्बाद नहीं करना है, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन करिए। और बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में मुझसे कह रहे थे कि सर हमने 6 चैप्टर पढ़ लिया, 5 चैप्टर पढ़ लिया। ऐसे नहीं होती है। एक चैप्टर में आप सोचिए कि पूरे साल में केमिस्ट्री के सिलेबस में 10 चैप्टर दिए हुए हैं, तो पूरे साल में आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि एक महीने में एक चैप्टर है, ठीक है, एवरेज, यानी 10-12 दिन के बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। खाली ऐसे अखबार की तरफ पढ़ लेने से चैप्टर नहीं कंप्लीट हो जाता है। उसको जो है ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़िए धीरे धीरे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, तब जाकर के माना जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। खाली रीडिंग लगा देने से वो लेसन कंप्लीट नहीं हो जाता है। लेसन के बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप करिए और जो डाउट्स होंगे वो अगर क्लियर कर लीजिएगा तब जाकर के वो लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा पढ़ाई पर, अपने खुद पे फोकस करना पड़ेगा, न कि आप सराउंडिंग पे फोकस करिए, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जो भी बच्चे हैं वो बढ़िया से पढ़ें, ठीक है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि आप जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये सब चीज नहीं है। मुझे वो सब चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे वो जुड़े और पढ़ाई करें, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दें, ठीक है ना। कि मुझे भी खुशी होगी कि मेरे माध्यम से आपका कुछ कल्याण हो जाए और आप भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये कम्युनिटी हम लोग बिल्डअप करें और अच्छे से इसको पढ़ें, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एटॉमिक साइज हम लोग बात कर लिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बात कर लिए। याद ये रखना है एटॉमिक साइज में, देखिए एक चीज और बात को बता दूं मैं कि अपोजिट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल को देखिए जस्ट अपोजिट है। ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। जस्ट अपोजिट है, देख लीजिए, याद रखने का एकदम आसान तरीका है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है नीचे की तरफ, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जस्ट अपोजिट है, यानी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, ठीक है। आगे भी जो प्रॉपर्टीज होंगे इसी तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। अभी जो लोग लाइव थे बहुत अच्छी बात है, आपने क्लास अटेंड किया, और मैं बार बार ये कैमरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए सामने बैठ के तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन आप करिए। बाकी बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़े रहें। थैंक यू, कीप लर्निंग।